नमस्ते। हमारे आज के विश्लेषण का विषय है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक फैसले। हमारे एक श्रोता ने पुलिस परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी सदन ऑफिशियल से मिला एक स्टडी मटेरियल भेजा है और इसमें संविधान, आईपीसी और सीआरपीसी के कुछ ऐसे केस हैं जिन्होंने भारत के कानूनी ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं है, ये वो फैसले हैं जो हर भारतीय नागरिक की जिंदगी पर असर डालते हैं, भले ही उन्हें इसका एहसास हो या ना हो। ये हमारे अधिकारों की कहानी है कि वो कैसे कागज से निकलकर असल जिंदगी का हिस्सा बने। तो चलिए इस मटेरियल की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इन कानूनी मामलों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है। और शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से, जो आजादी के बाद से ही भारतीय राजनीति और कानून के केंद्र में रहा है। क्या संसद संविधान से भी ऊपर है? क्या वो इसे अपनी मर्जी से बदल सकती है? हमारा पहला पड़ाव है संविधान संशोधन की शक्ति। इसमें दो केस दिए गए हैं जो एक दूसरे की बात को पूरी तरह काटते हैं। पहला है श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ का 1951 का मामला। बहुत पुराना केस है ये। हाँ, और उस समय देश नया नया आजाद हुआ था। सरकार जमींदारी उन्मूलन जैसे बड़े सामाजिक सुधार लाना चाहती थी, जिसके लिए संविधान में पहले संशोधन की जरूरत पड़ी। शंकरी प्रसाद केस में इसी को चुनौती दी गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधी सादी व्याख्या अपनाई और कहा कि हाँ, संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने की असीमित शक्ति है। मतलब उस वक्त ये माना गया कि संसद जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में। मटेरियल में लिखा है कि ये 6.5 के बहुमत से आया फैसला था। मतलब बहुत ही करीबी और जबरदस्त बहस हुई होगी कोर्ट में। जबरदस्त बहस से भी कहीं ज्यादा ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, ये उस दौर के राजनीति का आईना था। ये वो समय था जब सरकार और न्यायपालिका के बीच एक तरह से टकराव की नींव रखी जा रही थी। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया और एक ऐतिहासिक बात कही कि संसद मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकती। उन्हें संविधान में एक ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, मतलब एक अलौकिक और पवित्र स्थान दिया गया है। तो यहीं से वो मशहूर बहस शुरू हुई कि संसद बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, ये टकराव की सीधी शुरुआत थी। सरकार का तर्क था कि अगर उन्हें देश का विकास करना है और सामाजिक न्याय लाना है तो उन्हें कानून बदलने की आजादी चाहिए। वहीं कोर्ट का कहना था कि नागरिकों के अधिकार किसी भी सरकार की दया पर नहीं छोड़े जा सकते। इस एक फैसले ने भारतीय लोकतंत्र की दिशा ही बदल दी। और संविधान की इसी बुनियाद से जुड़ा एक और दिलचस्प सवाल है प्रस्तावना, यानी प्रीएम्बल का। क्या हम इसे संविधान का हिस्सा मान सकते हैं? बेरूबारी यूनियन केस 1960 का जिक्र इसमें। यहाँ एक और ऐसी बात है जो आज सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रीएम्बल वो संविधान का हिस्सा नहीं है। उनका मानना था कि ये संविधान निर्माताओं के मन को समझने की एक चाबी तो है, लेकिन ये किसी कानून को शक्ति नहीं देता और ना ही किसी शक्ति को छीनता है। लेकिन आज तो हम स्कूलों में भी पढ़ते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सही कहा। और इसीलिए ये जानना जरूरी है कि कानून कैसे विकसित होता है। बेरूबारी केस का ये नजरिया बाद में केशवानंद भारती केस में पूरी तरह से पलट दिया गया, जहां कोर्ट ने साफ कहा कि प्रस्तावना न सिर्फ संविधान का हिस्सा है बल्कि ये उसके मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। लेकिन एक समय पर कानूनी स्थिति ऐसी थी, ये जानना अपने आप में दिलचस्प है। तो संविधान की मूल संरचना और प्रस्तावना को लेकर तो कोर्ट का नजरिया समय के साथ बहुत बदला, लेकिन एक ऐसा हिस्सा है जहां ये बदलाव सबसे ज्यादा नाटकीय और हमारी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ रहा है, और वो है अनुच्छेद 21, हमारा जीने का अधिकार। यहाँ ए.के. गोपालन और मेनका गांधी केस में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। बिल्कुल। ए.के. गोपालन केस में कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की बहुत ही संकीर्ण और कह सकते हैं शाब्दिक व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ कार्यकारी कार्रवाई यानी एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ सुरक्षा देता है, वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ नहीं। एक मिनट, ये सुनने में बहुत खतरनाक लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संसद कल कोई कानून पास कर दे कि आप एक खास किताब नहीं पढ़ सकते या एक खास जगह पर नहीं जा सकते, तो जब तक उन्होंने कानून बनाने की प्रक्रिया का पालन किया है तब तक वो वैध माना जाएगा, भले ही वो कितना भी बेतुका और अन्यायपूर्ण क्यों न हो। उस समय की व्याख्या के अनुसार बिल्कुल।
आपका विश्लेषण एकदम सही है। जब तक कानून की एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया का नतीजा क्या है, इससे कोर्ट का कोई लेना देना नहीं था, और इसीलिए मेनका गांधी का केस भारतीय लोकतंत्र में एक भूचाल लेकर आया। हाँ, इस मटेरियल में भी लिखा है कि इस केस ने सब कुछ बदल दिया। इसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की गई है, जबकि हमारे संविधान में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है। इन दोनों में क्या फर्क है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर अमेरिकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की जगह प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को चुना था। उन्हें डर था कि ड्यू प्रोसेस कोर्ट को बहुत ज्यादा शक्ति दे देगा और वो संसद के बनाए हर कानून की समीक्षा करने लगेंगे, जिससे विकास के काम रुक सकते हैं। लेकिन मेनका गांधी केस में कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब सिर्फ कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती। वो प्रक्रिया निष्पक्ष मतलब फेयर, न्यायपूर्ण मतलब जस्ट, और तर्कसंगत मतलब रीजनेबल भी होनी चाहिए। अच्छा, तो एक तरह से उन्होंने अमेरिकी सिद्धांत को पिछले दरवाजे से भारतीय कानून में शामिल कर ही लिया। आप ऐसा कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि उनका काम मौलिक अधिकारों को कम करना नहीं, बल्कि उन्हें बढ़ावा देना है। और यहीं से जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना या जानवर की तरह जिंदा रहना नहीं रहा, बल्कि गरिमा के साथ जीना हो गया। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 21 को हमारे संविधान का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद बना दिया। वाह, मतलब एक अनुच्छेद जीवन का अधिकार और उसकी व्याख्या में वो सब कुछ शामिल हो गया जिसे हम आज एक अच्छी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, जैसे निजता और इंटरनेट का अधिकार, जिनका जिक्र आज हर जगह होता है। ये सीधे तौर पर मेनका गांधी केस की ही विरासत है। हमारे सामने केस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का केस है, जिसमें 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से कहा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्रिवेसी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। ये फैसला हमारे डिजिटल युग के लिए मील का पत्थर है। तो इसका मतलब जो मेरे फोन में डेटा है या मैं इंटरनेट पे क्या सर्च करता हूँ, वो सब इसी पुट्टास्वामी केस की वजह से सुरक्षित है? सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल। सरकार या कोई भी कंपनी आपके निजी डेटा का मनमाना इस्तेमाल नहीं कर सकती। और देखिए ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य के मामले में। इसमें केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार भी निजता और शिक्षा के अधिकार का ही एक हिस्सा है। समय और टेक्नोलॉजी के साथ हमारे अधिकारों का दायरा भी बढ़ रहा है। ये स्टडी मटेरियल दिखाता है कि अनुच्छेद 21 का दायरा कितना बड़ा हो चुका है। इसमें स्वास्थ्य, नींद और यहाँ तक कि इच्छा मृत्यु की भी बात है। ये कुछ बहुत ही दिलचस्प केस हैं। हाँ, ये केस दिखाते हैं कि गरिमा के साथ जीवन का असल मतलब क्या है। जैसे ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला लीजिए। इसमें कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ पर रहने वालों को आप यूं ही बेदखल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना उनके जीविकोपार्जन के अधिकार यानी राइट टू लाइवलीहुड को छीने जैसा है, जो सीधे तौर पर उनके जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। यानी गरीबी में सड़क पर रहना भी आपके गरिमा से जीने के अधिकार का हिस्सा माना गया। ये तो सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और फिर अदालत ने गरिमा को जीवन के दूसरे छोर पर भी देखा, जैसा अरुणा शानबाग के दिल दहला देने वाले केस में हुआ। हाँ, वो केस तो बहुत ही भावुक और चर्चित रहा था। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया को कानूनी मान्यता दी। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी लाइलाज स्थिति में है जहां से उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसे गरिमा के साथ मरने का अधिकार है और उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से हटाया जा सकता है। यह गरिमापूर्ण मृत्यु को जीवन के अधिकार से जोड़ने का एक ऐतिहासिक फैसला था। सोने के अधिकार का भी जिक्र है इसमें, रामलीला मैदान केस। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है। रामलीला मैदान में आधी रात को सो रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई हुई थी। उस मामले में कोर्ट ने कहा कि नींद इंसान की बुनियादी जैविक जरूरत है। शांति से सोना जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है और इसमें खलल डालना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसी तरह के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य के मामले में कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दूसरे व्यक्ति के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, क्योंकि धुएं के संपर्क में आने से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है जो धूम्रपान नहीं कर रहा है।
तो एक व्यक्ति का अधिकार वहां खत्म हो जाता है जहां से दूसरे के अधिकार का हनन शुरू होता है। ये विचार तो आपराधिक कानून की भी नींव है, जिसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 34 सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन के बारे में है। बारेंद्र कुमार घोष के केस में एक बड़ी मशहूर लाइन कही गई थी, वह जो केवल खड़ा रहता है तथा प्रतीक्षारत है, वह भी सेवारत है। हाँ, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन इसका कानूनी मतलब बहुत ठोस है। इसे एक बैंक डकैती की तरह समझिए। एक आदमी तिजोरी तोड़ता है, एक गार्ड पर नजर रखता है और एक बाहर गाड़ी स्टार्ट करके इंतजार कर रहा है। भले ही गाड़ी वाले ने बैंक के अंदर कदम भी नहीं रखा, कानून के नजर में वो भी उतना ही बड़ा डकैत है, क्योंकि वो उसी प्लान, उसी सामान्य आशय का हिस्सा था। बारिंदर कुमार घोष केस में यही स्थापित हुआ। लेकिन फिर महबूब शाह बनाम एम्परर केस में एक बहुत बारीक फर्क बताया गया है सामान्य आशय और समान आशय के बीच। ये तो सुनने में एक जैसे लगते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है और अक्सर यहीं पर गलती होती है। समान आशय का मतलब हो सकता है कि दो लोगों का इरादा एक जैसा हो, लेकिन उन्होंने मिलकर कोई योजना न बनाई हो। मान लीजिए ए और बी दोनों का सी से झगड़ा है। दोनों अलग अलग समय पर सी को मारने पहुंचते हैं, बिना एक दूसरे से बात किए। ये समान आशय है। लेकिन सामान्य आशय के लिए अपराध करने से पहले उन लोगों के बीच मन का मिलन यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी है। एक पूर्व योजना होनी चाहिए। महबूब शाह केस में कोर्ट ने यही साफ किया कि सिर्फ एक जैसा इरादा होना किसी को धारा 34 के तहत दोषी ठहराने के लिए काफी नहीं है। ये तो बहुत अहम फर्क है। अब जमानत के नियमों पर आते हैं। यहाँ रेगुलर और एंटीसिपेटरी बेल का जिक्र है। रेगुलर बेल यानी नियमित जमानत तब मांगी जाती है जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया हो और वो जेल में हो। रतन मल्लिक केस के अनुसार ऐसी जमानत देते समय कोर्ट को ये संतुष्टि होनी चाहिए कि अभियुक्त छूटने पर दोबारा अपराध नहीं करेगा या सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा। साथ ही सरकारी वकील को अपनी बात रखने का मौका देना भी अनिवार्य है। और एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत, जिसकी मांग अक्सर बड़े मामलों में होती है। अग्रिम जमानत गिरफ्तारी की आशंका होने पर ही मांगी जाती है। मतलब व्यक्ति को लगता है कि उसे किसी मामले में फंसाया जा सकता है। साजिद हुसैन केस के अनुसार एंटीसिपेटरी बेल देते समय कोर्ट कई बातों पर विचार करता है, जैसे आरोप कितना गंभीर है, अभियुक्त का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं उसे सिर्फ अपमानित करने या राजनीतिक बदला लेने के इरादे से तो नहीं फंसाया जा रहा है, और क्या उसके देश छोड़कर भागने की कोई संभावना है। इन सभी पहलुओं को तौलने के बाद ही कोर्ट ये असाधारण राहत देती है। मटीरियल का एक हिस्सा टेक्नोलॉजी और न्याय पर भी है, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही ली जा सकती है? ये सवाल तो कोविड के बाद और भी अहम हो गया है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत पहले ही दूरदर्शिता दिखा दी थी। महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रफुल्ल बी देसाई केस में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सीआरपीसी के तहत साक्ष्य दर्ज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक मान्य और कानूनी तरीका है। इसके लिए गवाह की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है। ये न्याय प्रक्रिया को तेज और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, खासकर जब गवाह किसी दूसरे देश में हो या बीमार हो। लेकिन मटीरियल में अमिताभ बागची केस का भी जिक्र है, जिसमें एक शर्त लगाई गई है। अमिताभ बागची बनाम ईना बागची केस में कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही की अनुमति तभी दी जा सकती है जब पति और पत्नी दोनों भारत के बाहर रह रहे हों। शायद इसके पीछे का विचार ये सुनिश्चित करना है कि अगर सुलह की जरा भी गुंजाइश हो तो उसे व्यक्तिगत रूप से तलाशा जा सके और टेक्नोलॉजी रिश्तों की संवेदनशीलता पर हावी न हो। तो हमने देखा कि कैसे संविधान की व्याख्या, जीवन के अधिकार की परिभाषा और आपराधिक न्याय के नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये समय और समाज की जरूरतों के साथ लगातार विकसित होते रहे हैं। ये सिर्फ कानूनी मामले नहीं है, ये हमारे समाज के बड़े होने की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। मुख्य बात यही है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। अदालतें, खासकर सुप्रीम कोर्ट, इसकी व्याख्या समाज के बदलते मूल्यों के हिसाब से करती हैं, जिससे हमारे अधिकार और मजबूत होते हैं। ए.के. गोपालन की संकीर्ण सोच, जहां सरकार के बनाए कानून पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था, से लेकर मेनका गांधी की व्यापक दृष्टि तक का सफर, जहां हर कानून को न्याय और तर्क की कसौटी पर कसा जाना जरूरी है, इसी का सबसे बड़ा सबूत है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
इस मटीरियल में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यानी अनुच्छेद 72 पर केहर सिंह बनाम भारत संघ केस का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कोर्ट के फैसले के बावजूद मामले के गुणदोष पर फिर से विचार कर सकते हैं और सबूतों की दोबारा जांच भी कर सकते हैं। ये न्यायपालिका के फैसले के ऊपर कार्यपालिका को दी गई एक बहुत बड़ी शक्ति है। और सोचने वाली बात यह है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत किसी मामले में सभी सबूतों और दलीलों को सुनकर अपना अंतिम फैसला दे चुकी हो, तो कार्यपालिका के प्रमुख को उसी मामले के तथ्यों पर दोबारा विचार करने की स्वतंत्र शक्ति देना न्याय और कानून के शासन के लिए क्या मायने रखता है। दया और न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने के बीच की वो बारीक रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना जरूरी है।